नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सीएम धामी से की मुलाकात। समसामयिक विषयों पर हुई चर्चा। एलबीएस अकादमी में ट्रेनी आईएएस कार्यक्रम को भी किया संबोधित। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड को लेकर लिखी किताब। भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने कसा तंज। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा, किताब का मकसद पब्लिसिटी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने अवैध कब्जों पर जताई चिंता। पद से इस्तीफा देने की चेतावनी। कहा, केंद्रीय कानून मंत्री से भी संबंधित मामले में पुनर्विचार की रखी जाएगी मांग। निजी स्कूलों में गरीब बच्चे आरटी के तहत पाएंगे शिक्षा। डीजी शिक्षा ने भर्ती प्रक्रिया तेज करने के दिए निर्देश। दाखिले की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। बद्री विशाल में तीर्थयात्रियों की बढ़ी आवाजाही। रंग बिरंगे फूलों से सजा धाम। स्थानीय लोगों को इस साल श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास देहरादून में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भेंट की। उन्होंने विभिन्न समसामयिक विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। तो वहीं सीएम धामी ने अजीत डोभाल को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मसूरी में एलबीएस अकादमी में ट्रेनी आईएएस कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। उत्तराखंड में फिल्म निर्माण को एक संगठित उद्योग की तरह बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार सकारात्मक पहल करने में जुटी है। इसी कड़ी में युवाओं को इस क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान पर फोकस किया जा रहा है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंसीधर तिवारी ने बताया कि फिल्म टीवी प्रशिक्षण के लिए अल्मोड़ा के उदय शंकर नाट्य संस्थान परिसर में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संस्थान के वित्तीय पोषण एवं संचालन संबंधी अन्य विषयों के निर्धारण हेतु मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा में एक बहुत अच्छा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उदय शंकर नाट्य अकेडमी, और उसमें हम लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है, और उस पर हम लोग एक समिति बना रहे हैं, और जो FTII है उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे प्रशिक्षण के कार्य बच्चों को देंगे। सर, कब तक हो पाएगा ये, ऐसा कुछ हमने समय सीमा कहते हैं? देखिए, उसमें भवन और इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, कुछ अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था उसमें करनी है, और हम लोग शीघ्र ही उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, क्या ये FTI से रिलेटेड होगा? बिल्कुल होगा। तभी एक जो हम कहें कि नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है और भारत सरकार के इंस्टीट्यूट है, तो निश्चित रूप से यहाँ के बच्चों को फायदा मिलेगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड को लेकर एक उन्होंने किताब लिखी है, जिसका विमोचन 29 अप्रैल को होगा। उन्होंने किताब का नाम दिया है उत्तराखंडियत मेरा जीवन लक्ष्य। उन्होंने इस किताब के विमोचन के मौके पर सभी को आमंत्रित किया है और कहा है कि आप बड़ी संख्या में किताब के विमोचन के मौके में जरूर पहुंचें। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी किताब को आप 200 रुपये मात्र में खरीद भी सकते हैं। दूसरी तरफ जैसे उन्होंने यह पोस्ट किया तो उनके पूर्व सहयोगी और इस वक्त भाजपा के विधायक किशोर उपाध्याय ने उनके ऊपर तंज कस दिया। किशोर उपाध्याय ने कहा कि जब मैं उन्हें उत्तराखंड के बारे में समझाता था तो ये उस बात को गंभीरता से नहीं लेते थे। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने भी इस किताब को लेकर उन पर चुटकी लेते हुए कहा कि हरीश रावत का इस किताब के मकसद से अपनी पब्लिसिटी कराना चाहते हैं। देखिए, हरीश रावत जी का इस किताब को निकालने के पीछे अपनी प्रसिद्धि, अपनी पब्लिसिटी करना है और किताब के माध्यम से धन अर्जन करने का भी वो एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं।
किताब उन्होंने निकाली है तो रॉयल्टी भी उनको मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ उनका अपने प्रचार और प्रसार के लिए है। तो एक नया उन्होंने हथकंडा अपनाया है कि जिससे लोग उनको भूले ना और लोग उन्हें उनके क्रियाकलापों के लिए याद करते रहें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा पूरे देश की जनता जानती है और पैसा कमाना भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह जानती है। हमने देखा कि मेयर सुनील उनियाल गामा, उनकी संपत्ति कितनी थी और कुछ ही दिनों में बढ़कर कितनी पहुंच चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो खनन माफियाओं के साथ जुड़ी हुई है, जो शराब माफियाओं के साथ जुड़ी हुई है और ये तरह तरह की पॉलिसी यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ये जो रोजगार के लिए जो बेरोजगार युवाओं को, उसके लिए ये कुछ नहीं सोच रहे हैं। अगर हरीश रावत जी कोई किताब लिख रहे हैं तो इनको आपत्ति है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने पद से इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। दरअसल बोर्ड की संपत्ति पर हो रहे अवैध कब्जों को देखते हुए शादाब शम्स ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को खाली नहीं करा पाए तो वे पद से इस्तीफा दे देंगे। दरअसल रुड़की कलियर शरीफ में 200 बीघा से ज़्यादा भूमि पर हुए कब्जे के मामले में शादाब शम्स लगातार सरकार और शासन के स्तर पर अपनी बात रखते आ रहे हैं। तरह से वक्फ बोर्ड का हालत है, ये गरीबों का, यतीमों का, बेसहारा बेवाओं का हक था, लेकिन इसके ऊपर अगर देखा जाए तो बाहुबलियों के कब्जे। कहीं 250 बीघे जमीन पर कांग्रेस के पूर्व सांसद बैठे हैं, अकबर अहमद डंपी बैठे हैं, कहीं सईदुज्जमा बैठे हैं, कहीं जिनको देखभाल की जिम्मेदारी दी थी, जिनके बड़े कहते थे हमारे बदन के ऊपर जो कपड़े हैं ये भी दरगाह साबिर पाक के हैं, आज वो सज्जादे लगभग 200 बीघा जमीन के ऊपर कब्जा करके कलियर के अंदर जो मेला भूमि कहलाती थी, जहां सैकड़ों सालों से मेला चलता आ रहा है, आज उस पर अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है और कह रहा है कि वो जो है वक्फ बोर्ड की जमीनों को माफियाओं से बचाना चाहते हैं, छुड़ाना चाहते हैं और उसके लिए हर स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उनको सहयोग नहीं मिल रहा है। आखिर किसका सहयोग उनको नहीं मिल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर इसी प्रकार से असहयोग रहा तो वो अपने पद से इस्तीफा तक दे देंगे। इसका मतलब किस तरीके का मानसिक दबाव जो है संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का है। अगर वो वास्तव में जो है सरकारी जमीनों को बचाना चाहते हैं, सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। उत्तराखंड में आरटीआई का लाभ लेने के इच्छुक पात्र अभिभावकों का इंतजार जल्द खत्म होगा। अब जिले के प्राइवेट स्कूलों में आरटीआई के तहत दाखिले की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। गरीब बच्चे निजी स्कूलों में आरटीआई के तहत शिक्षा पाएंगे। इस सत्र के लिए डीजी शिक्षा के निर्देश के बाद भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी के अनुसार जल्द ही तमाम प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। सरकार द्वारा आरटीआई उत्तराखंड प्रवेश 2023-24 के तहत कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिसका पालन करने के बाद ही बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी देहरादून की बात करें तो यहां भी स्वच्छता मिशन के तहत लगातार जन जागरूकता नगर निगम के द्वारा अभियान चलाने का कार्य किया जाता है। यही वजह है कि लगातार स्वच्छता की रैंकिंग में अब देहरादून भी आगे बढ़ रहा है। इस संबंध में राजधानी देहरादून की मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि जन जागरूकता से देहरादून में स्वच्छता का ग्राफ बढ़ा है। इसके लिए सभी शहरवासियों ने सहयोग भी किया है, जिसके लिए हम शहरवासियों का आभार व्यक्त करते हैं। और जिस तरह से हमारा नारा है इस वक्त दून सुदूर दून बने, जिसके लिए निगम के द्वारा भी जन जागरूकता के साथ साथ स्वच्छता अभियान भी चलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लगातार स्वच्छता की रैंकिंग में देहरादून का भी ग्राफ बढ़ रहा है। देखिए, हमारा प्रयास है कि हमारा शहर जो है स्वच्छ दून सुंदर दून का जो शहरवासियों का नारा है, हमारा शहर साफ सुथरा होना चाहिए। मैं सभी अपने शहरवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपकी जन सहभागिता से जो है जो स्वच्छता के जो परिणाम जो आ रहे हैं, स्वच्छता की जो रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है, वो देहरादून की जनता का उनका आभार व्यक्त करता हूं कि देहरादून के लोग जागरूक हुए हैं। देहरादून की जनता की जागरूकता से खास तौर से जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं
उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है जागरूकता आई है, ना वो गंदगी करते हैं ना गंदगी करने देते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा जो है इसमें समय समय पर जो है अभियान भी चलाते हैं और स्वच्छता के प्रति लोगों को सचेत करते हैं कि स्वच्छता के साथ ही जो है स्वच्छ होगा तो निश्चित रूप से हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक होगा और हमारा पर्यावरण भी ठीक होगा। लक्सर स्थित खानपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा विधायक के समर्थकों द्वारा निवर्तमान विधायक के समर्थकों पर मारपीट को अंजाम दिए जाने का गंभीर आरोप लग रहा है। वहीं लक्सर के पुलिस उपाधीक्षक मनोज ठाकुर के मुताबिक दरअसल खानपुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दो पक्षों में लड़ाई झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तहरीर प्राप्त करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान मौजूदा विधायक उमेश शर्मा और निवर्तमान विधायक कुंवर प्रणव सिंह के समर्थकों के बीच इस झगड़े को बताया जा रहा है। तो वहीं लक्सर पुलिस उपाधीक्षक मनोज ठाकुर के मुताबिक खानपुर थाना पुलिस द्वारा संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि खानपुर ब्लॉक में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था जिसमें दो पक्षों में विवाद हो गया और मारपीट हुई। तो उसके प्रकरण के चलते जो है कल तहरीर प्राप्त हुई थाना खानपुर पे और उसमें धारा 323, 54, 56 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने चार धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो कुछ विराम के बाद ही यात्रा शुरू करें। उन्होंने बताया कि केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है, जिसके लिए उन्होंने सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही मौसम का पूर्वानुमान देखकर और कुछ विराम के बाद ही यात्रा शुरू करने की यात्रियों से अपील की है। मैं समस्त देशवासियों को अवगत कराना चाहूँगा कि आज केदारनाथ जी में फिर से बर्फबारी हुई है। लगभग 3 घंटे से बर्फ गिर रही है वहाँ पर। थोड़ी बर्फ बद्रीनाथ जी में भी गिरी है, बट केदारनाथ जी में ज़्यादा समस्या है क्योंकि वहाँ ट्रैकिंग करके लोग जाते हैं और बर्फबारी के दौरान हेली ऑपरेशन भी नहीं हो पाते। तो इसलिए 1 तारीख तक, 1 मई तक बद्री केदार दोनों जगह पे मौसम का कुछ हल्का अलर्ट है। तो हो सकता है बीच बीच में यात्रा हमें जो है विशेषकर केदारनाथ जी की यात्रा को बीच बीच में रोकना पड़े, मौसम को देखते हुए, बर्फ की कंडीशन को देखते हुए। एसडीआरएफ मुख्यालय जौलीग्रांट द्वारा जानकारी दी गई है कि केदार घाटी चौकी द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचना मिली कि बेस कैंप के पास एक महिला का स्वास्थ्य खराब है। सहायता हेतु एसडीआरएफ की टीम की आवश्यकता है। सूचना पाकर एसडीआरएफ उप निरीक्षक मनोहर कन्याल और उनकी टीम रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटना स्थल के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल महिला को प्राथमिक उपचार दिया गया। उसके बाद स्ट्रेचर के द्वारा पैदल मार्ग से होते हुए महिला को डॉक्टरी उपचार के लिए विवेकानंद अस्पताल लाया गया। चार धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम कहा जाता है भगवान बद्री विशाल के धाम को। इस धाम के कपाट इस वर्ष 27 अप्रैल को आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे। बता दें कि पहले दिन ही भगवान बद्री विशाल जी के धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्रियों ने भगवान नारायण जी का दर्शन प्राप्त किया। बड़ी बात तो यह है कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में फिर एक बार रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्रियों की आवाजाही शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों की माने तो इस बार भी कई वर्षों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। भगवान बद्री विशाल के धाम में तीर्थयात्री पहुंचने पर स्थानीय लोगों में इस वक्त काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोग इस बार भी भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बार भी भगवान बद्री विशाल जी के धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री दर्शन प्राप्त कर पाएं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने गौलापार में जनता दरबार लगाया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने विभिन्न समस्याएं रेखा आर्या के समक्ष रखीं। कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि कुछ समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं जनता दरबार में कई विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचने पर मंत्री रेखा आर्या ने नाराजगी जताई और स्पष्टीकरण मांगा है। बताते चलें कि यहां गौलापार के कुंवरपुर क्षेत्र में जनता दरबार का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने सिंचाई जनसेवा केंद्र से जुड़ी महिलाओं को उद्योग विभाग से निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाया। सरकार का एक अभियान चला है कि सरकार जनता के द्वार, तो ये बहुउद्देशीय शिविर का निमित्त जो है सरकार जनता के द्वार का संदेश है, जिसमें यह कोशिश की गई है कि हर ब्लॉक स्तर पर ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसी कोई भी महिला जो अपनी समस्या का समाधान अभी तक में प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वो इस शिविरों के माध्यम से या सरकार जनता के द्वार के माध्यम से अपनी समस्याओं को रखें और रखने के साथ ही क्योंकि संबंधित विभागों के अधिकारी और जिले के जिलाधिकारी भी और एसएसपी भी यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं, तो उन समस्याओं का समाधान तत्काल प्रभाव से हो और तत्काल हो। हमने बड़े प्रखर तरीके से सभी जगह सूचनाएं करवाई थी कि लोगों को सूचना मिल जाए, जिससे अपनी समस्या को लेकर लोग इस शिविर में अपना उसका समाधान कर सकें। और काफ़ी समाधानों का जो है समस्याओं का समाधान माननीय मंत्री जी ने तत्काल जो है अधिकारियों को बात करके और हाथों हाथ वहाँ पर उसको निपटा दिया है। और जो कुछ इस समस्या ऐसी थी जिनको यहाँ पर अभी उसको आउट नहीं कर सकता, तो उसके लिए अधिकारियों को संबंधित अधिकारियों को आदेशित कर दिया गया है। धर्मनगरी हरिद्वार धार्मिक क्षेत्र है। वर्तमान में हरिद्वार में बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक हैं, लेकिन साधु संत इस बार हरिद्वार लोकसभा से सभी राजनीतिक पार्टियों से संत को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी न होने पर संत समाज बैठक कर इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में संत को उतारने की भी बात कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संतों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सांसद ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह ही उत्तराखंड का मुख्यमंत्री भी किसी साधु संत को होना चाहिए, तभी देवभूमि का विकास हो सकेगा। देवभूमि का द्वार है, तो यहाँ पर जो सांसद हो, कोई भी संत हो, चुनाव आने वाले हैं, सभी पार्टियों से हम आग्रह करते हैं कि वो यहाँ कम से कम हरिद्वार सीट से किसी भी सांसद को उतारें, तो वो केवल साधु हो। क्योंकि संत न होने के कारण से हम पिछले दिनों में हरिद्वार की दुर्दशा देख चुके हैं। यहाँ जिहादी बढ़ रहे हैं, यहाँ मांस मदिरा का व्यापार बढ़ रहा है और यहाँ पर देशद्रोही और समाजद्रोही गतिविधियां बढ़ गई हैं। और इसके कारण से संतों के मन में आक्रोश है कि ये सब करने वाले हैं नहीं कुछ, और क्योंकि इनको केवल राजनीतिक हथकंडे आते हैं, तो सभी संतों से विचार होकर संतों ने कहा है कि इस बार केवल सांसद संत होना चाहिए। देखिए, हरिद्वार धर्म नगरी है और धार्मिक दृष्टिकोण से उत्तराखंड देवभूमि है, तो हरिद्वार का सांसद कोई संत हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ सांसद क्यों हो? मैं तो चाहता हूं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संत हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी कोई साधु होना चाहिए।
देवभूमि का मुख्यमंत्री साधु हो तो बड़ी खुशी की बात है। इन संतों ने ये मांग की है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। शहर में कई स्थानों पर प्रतिबंधित पॉलिथीन पर छापेमारी करते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और रुड़की नगर निगम की संयुक्त टीम ने बड़ी तादाद में प्रतिबंधित पॉलिथीन को जब्त किया है। टीम की इस कार्रवाई से स्थानीय दुकानदारों और फुटकर दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। टीम ने आम जनमानस को सिंगल यूज बैग इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी। जानकारी के अनुसार रुड़की शहर में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और रुड़की नगर निगम की संयुक्त टीम ने छापेमारी करते हुए कई गोदामों से प्रतिबंधित पॉलिथीन, प्लास्टिक, गिलास, प्लेट आदि बरामद की, जिसे गोदाम से निकलवाकर प्रशासन ने अपने कब्जे में लेते हुए जब्त कर लिया। स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, आज नहीं कल तो करना ही पड़ेगा। क्या अपना माइंड सेटअप बदलना चाहिए और इसके हमारे विकल्प अब विकल्प आ गए हैं। देखिए मोरास के अब तो दोना पत्तल आ गए हैं, इसके रिसाइकलर आ रहे हैं, इसलिए कंपोजेबल पॉलीथीन भी आ रही है। तो हम सबसे यही निवेदन करते हैं कि कंपोजेबल पॉलीथीन को सर अभी इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रहता है, सर इनका पेनाल्टी का जो पावर है वो नगर निगम के पास है। टीम के साथ नगर निगम प्रशासन के सहयोग द्वारा यहाँ पर छापेमारी की गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैंड प्लास्टिक है उसके संबंध में छापेमारी की गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक पकड़ लिया था, उसको कार्रवाई की पकड़ी गई है टीम के द्वारा। कार्रवाई ही नहीं की है, पॉलिथीन पकड़ी है, उसके बाद जुर्माना किया है। साथ के साथ व्यापारियों के साथ बैठक करके इसके विकल्प के बारे में भी चर्चित कराया है। डोईवाला के केशवपुरी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय से कुछ बच्चों के लच्छीवाला मॉडल स्कूल में प्रवेश लेने पर अभिभावकों और शिक्षकों के बीच नोकझोंक हो गई। छात्रों ने आरोप लगाया कि शिक्षकों ने उन्हें मारा, पीटा और डराया। घटना सुबह करीब 8:30 बजे की है, जब मॉडर्न स्कूल की वैन केशवपुरी से स्कूली छात्रों को लेकर लच्छीवाला जा रही थी। आरोप है कि केशवपुरी स्कूल के शिक्षकों ने इस वैन को रोक लिया और जब इसकी सूचना अभिभावकों को मिली तो उन्होंने स्कूल में आकर विरोध जताया। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सीएम धामी से की मुलाकात। समसामयिक विषयों पर हुई चर्चा। एलबीएस अकादमी में ट्रेनी आईएएस कार्यक्रम को भी किया संबोधित। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड को लेकर लिखी किताब। भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने कसा तंज। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र विष्ट ने कहा कि किताब का मकसद पब्लिसिटी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने अवैध कब्जों पर जताई चिंता। पद से इस्तीफा देने की चेतावनी। कहा केंद्रीय कानून मंत्री से भी संबंधित मामले में पुनर्विचार की रखी जाएगी मांग। निजी स्कूलों में गरीब बच्चे आरटीआई के तहत पाएंगे शिक्षा। डीजी शिक्षा ने भर्ती प्रक्रिया तेज करने के दिए निर्देश। दाखिले की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। बद्री विशाल में तीर्थयात्रियों की बड़ी आवाजाही। रंग बिरंगे फूलों से सजा धाम। स्थानीय लोगों को इस साल श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।